नमस्कार, स्वागत है आपका आराधी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात कर्ज पर हो रही सियासत पर होगी, क्योंकि बजट सत्र के शुरू होने से पहले छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने करीब 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। विभाग ने आरबीआई को डिमांड नोट भेज दिया है और इसी के मुताबिक सरकार 1,000 करोड़ रुपए की 2 किश्त 8 और 9 साल में वापसी की मियाद के तहत ले रही है। साल 2018 में कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आने के बाद राज्य पर कुल कर्ज 41,665 करोड़ के लगभग था। भूपेश सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में करीब 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। आंकड़ा बताते हैं कि भूपेश सरकार ने जनवरी 2019 से जनवरी 2023 तक हर महीने औसतन 460 करोड़ रुपए ब्याज का भुगतान किया था, यानी 4 साल में कुल 22,080 करोड़ रुपए का ब्याज भुगतान किया गया है। दिसंबर में हुए राज्य विधानसभा के पहले सत्र के दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि राज्य सरकार पर 91,000 करोड़ से अधिक का कर्ज है। अब इसमें 2,000 करोड़ रुपए और जुड़ जाएंगे। इस पर कांग्रेस का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में पैसे की क्या कमी, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा का कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने खजाना खाली कर दिया। नई सरकार को विकास कार्यों के लिए अब आरबीआई से कर्ज लेना पड़ रहा है। क्या भाजपा सरकार में कर्ज का मर्ज बढ़ने वाला है और क्या चुनावी गारंटियां कर्ज के धन से ही पूरी होती रहेंगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बयान। देखिए, आज डबल इंजन की सरकार है छत्तीसगढ़ और देश में। तो फंड की क्या कमी है, बजट की क्या कमी है? इन लोगों को तो जितना मांगे केंद्र सरकार से उतना पैसा मिलेगा, जो हमारी सरकार को नहीं मिल पा रहा था। हमारी सरकार की योजनाओं को रोका जा रहा था, लेकिन अब तो दोनों जगह एक ही सरकार है, रोकने का सवाल ही नहीं है, फंड नहीं है, सवाल ही नहीं है। लेकिन हमारी जो जनता के साथ जुड़ा हुआ हमारी कांग्रेस सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को, जो सीधा जनता के खाते में पैसा जा रहा था, एक बहाना बनाकर उनको बंद करना, मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता को पेट में लात मारने के बराबर है, उनकी हक को डाका डालने के बराबर है। तो नहीं बंद करना चाहिए। अब पूरा खजाना कांग्रेस खाली कर कर चली गई है। हमने जनोपयोगी जो घोषणाएं की हैं, जो मोदी जी की गारंटी है, उसको पूरा करना है। तो उसके लिए सरकार 2000 करोड़ का, अभी तक कांग्रेस ने जो कर्ज लिया वो तो पूंजीगत व्यय के लिए नहीं लिया, राजस्व व्यय के लिए लिया, परंतु हम जो कर्ज ले रहे हैं वो विकास के लिए ले रहे हैं। तो चलिए अब चर्चा को अब आगे बढ़ाएंगे। कर्ज को लेकर कौन जिम्मेदार है, इस कर्ज के बोझ को लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी से प्रवीण साहू, जावेद खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, वही कौशल सरणवीर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कौशल जी, आप ही के पास आऊंगा आज, क्योंकि कर्ज तो आमतौर पर राज्य सरकारें लेती रही हैं, भले ही किसी की भी सरकार रही हो। विकास का नाम दिया जाता है, चाहे वो राजस्व व्यय हो या पूंजीगत व्यय, तमाम तरह के कारण इसके पीछे राज्य सरकार के होते हैं। लेकिन ये जो कर्ज का मुद्दा है, ये कांग्रेस की सरकार से चला आ रहा है। और जिस तरह से हमने देखा कि जब रमन सरकार गई तब 41,695 करोड़ के लगभग कर्ज था, जो बघेल सरकार के जाने के बाद 90,000 करोड़ के पार चला गया। अब इस पर सवाल लाजमी है उठना, क्योंकि जो व्यय हुआ है, जो इतने बड़ी अमाउंट में जिस पर ब्याज चुकाया गया है, उस पर धान खरीदी, उसके बोनस पर अत्यधिक जो कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी उन पर सबसे ज़्यादा खर्चा किया गया है। एक बड़ा अमाउंट जो है उन पर खर्च हो गया, और कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है राज्य का, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया। और शायद यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में कर्ज को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, और राजनीति भी इस पर होती रही। अभिषेक जी, निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी राज्य सरकार जब वो सत्ता में आती है तो सबसे पहले जो अपनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो जनता से जो किए वादे रहते हैं, जो भी जनहितैषी घोषणाएं रहती है, उसको पूरा करने की पहली प्राथमिकता रहती है। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई है, उसने कई ऐसी घोषणाएं की है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीम है, जिसमें डायरेक्ट लोगों की जेब में पैसा जाएगा। चाहे आप महतारी वंदन योजना की बात करें, किसानों को 31 रुपए देने की बात करें, गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात करें, तो इन सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा? आखिर पैसा कहीं ना कहीं से तो लाना पड़ेगा। आपके पास उतने राजस्व है नहीं, उनके उतनी आमदनी है नहीं, राज्य के संसाधन से सीमित संसाधन है जहां से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है।
तो कहीं न कहीं आपको यदि सरकार चलानी है, लोगों के जो कामकाज हैं उसको पूरे करने हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं कि हर बार यही होता है कि जब भी कोई सरकार आती है तो कर्जा लेती है। निश्चित तौर पर सरकार को अभी एक महीना ही हुआ बैठे और 2000 करोड़ का कर्ज वो ले चुकी है। तो जिस तरह की जो चीजें हैं आप देखेंगे, जो घोषणाएं हैं काफी बड़ी बड़ी घोषणाएं, उसमें डायरेक्ट पैसा जाएगा, काफी बड़ी मात्रा में, बड़े मात्रा में पैसा जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ को यदि आपको सरप्लस स्टेट बनाना है, आपको विकसित राज्य बनाना है, तो छत्तीसगढ़ के जो संसाधन है, यहाँ की जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, यहाँ पर जो अथाह संपत्ति है, चाहे हीरा हो, चाहे सोना हो, चाहे कोयला हो, मुझे ऐसा लगता है कि उन दिशा में प्रयास करना चाहिए राज्य सरकारों को, कि ताकि हम यहीं से रेवेन्यू जनरेट कर सकें। आपको कर्ज लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि आपका देवभोग का हीरा खदान चालू हो जाता है। आपको कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आपके पास यहाँ पर जो पर्याप्त मात्रा में सोना है उसके यहाँ पर प्रसंस्करण चालू कर दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो देवभोग का जो हीरा खदान है, पिछले आप देखेंगे राज्य बनने के पहले से आज 24 साल से विवादों में है। तो आप राज्य के जो संसाधन है उनको आपको विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि आप कर्ज लेकर ही आप प्रदेश को आप पीछे नहीं ढकेल सकते। यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको कर्ज से मुक्ति पाना होगा और जितना कम से कम हो सके कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन हम यही देखते हैं कि जो अपनी जो घोषणाएं हैं, जो डीबीटी की स्कीम है, चुनाव जीतने के लिए जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उनको पूरा करने के लिए कहीं कहीं सरकारों को कर्ज लेना पड़ता है। और यही होता है कि राज्य की है, प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो बिगड़ती है, और उसके कारण ये होता है कि जो दूसरे जो जरूरी काम है, डेवलपमेंट के जो काम है, वो प्रभावित होते हैं। ठीक है जावेद जी, जाहिर तौर पर कांग्रेस सरकार जाने के बाद, जब से विष्णुदेव सरकार आई है, तब से कर्ज को लेकर एक ही बात कही जा रही है कि खजाना खाली है। एक तरफ मौजूदा सरकार ये वादे भी कर रही है कि तमाम वादों को पूरा किया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपकी सरकार ने बीजेपी सरकार के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, और इसके पीछे जो बेतरतीब कर्ज लिया गया है वो एक बड़ा कारण है। इस पर क्या है आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट? नमस्कार अभिषेक जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, जब 2018 में भूपेश बघेल जी की सरकार बनी, उस समय हमने जो वादे किए थे किसानों का कर्ज माफी से लेकर के 2500 रुपए समर्थन मूल्य ध्यान को लेकर के, हमने उसे पूरा करने के लिए जब हम सत्ता में आए उस समय, और पहले ही रमन सरकार में 41,000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज राज्य सरकार के ऊपर था। अब हम, क्योंकि केंद्र में मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में कांग्रेस की सरकार, केंद्र की तरफ से समर्थन नहीं मिलने की वजह से हमें कर्ज लेना पड़ा, और उस कर्ज के माध्यम से हमने जो वादे किए थे उसे पूरा करने का कार्य किया। बावजूद इसके पूरे 5 साल अगर आप देखेंगे तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार का 54 लाख करोड़ रुपया जो जीएसटी का पैसा है वो आज तक रोक के रखी है। हमारा सवाल तो यह है कि आज केंद्र में भी मोदी जी की सरकार है, राज्य में भी मोदी जी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि डबल इंजन की सरकार है। जब डबल इंजन की सरकार है तो इसमें कर्ज लेने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आपने जो लोक लुभावन वादे किए हैं, आप केंद्र से जो छत्तीसगढ़ का पैसा है वो क्यों नहीं मांग रहे? उस पैसे से आप अपने वादे पूरे क्यों नहीं कर रहे हैं? जावेद साहब, ऐसा लग रहा है सरकार जाने के बाद आप तो बिल्कुल सरकार चलाने की रीति नीति भूल गए हैं। लेकिन मैं इस पे जरूर आऊंगा, जो अभी आपने कहा कि केंद्र सरकार ने समर्थन नहीं दिया इसलिए आपको कर्ज लेना पड़ा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर पंजाब, बंगाल और उड़ीसा से उन्हें 2100 या 2200 रुपये की मिनिमम सपोर्ट पे अगर धान मिल रहा है, तो वो छत्तीसगढ़ से 2500 रुपये में क्यों खरीदेंगे? देखिए, केंद्र सरकार नहीं खरीदेगी, उसको पूरा करने का कार्य हमने किया, क्योंकि हमने अपनी जनता को वादा किया था 2500 रुपया। तो जावेद जी, यही पे तो सवाल है ना कि जब आप वादा करते हैं पैडी प्रोक्योरमेंट का कि आप धान खरीद रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आपको यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जो एक्सेसिव धान है राज्य की जरूरत के अलावा, उसका क्या होगा? क्योंकि फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि साहब हम कल तो 50 मिलियन टन उगा रहे थे, अब हम 90 मिलियन टन के पार चले गए, तो केंद्र जो है वो पंजाब और बंगाल का छोड़ के सारा छत्तीसगढ़ से खरीद ले। ये तो फिर उन राज्यों के साथ भी नाइंसाफी होगी। तो ये जो तर्क आप लगातार देते रहे हैं, आपकी सरकार में रहते हुए अभी भी आप दे रहे हैं, क्या ये जायज है? नहीं, तो अगर आप देखेंगे, अगर राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार जो अनुबंध करके बैठी थी, जो 65 लाख मीट्रिक टन धान हर साल खरीदने की बात केंद्र सरकार ने की थी, उसे कम करते चले गई। क्यों कम करते चले गई? जितना हमसे लेने का अनुबंध था उसे कम करते चले गई। इसलिए कम करते चले गए क्योंकि राज्य में कांग्रेस की सरकार, और कहीं ना कहीं
जो कांग्रेस की सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, वो किसानों के चेहरे पे मुस्कान लेकर के आ रही थी। तो ये जो नीति है, केंद्र की जो नीति है राज्यों के साथ, वो नीति अगर सही रहे तो किसी भी राज्य को, फिर वो राज्य भले ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी क्यों ना हो या कांग्रेस ही क्यों ना हो, उसे कर्ज लेना नहीं पड़ेगा। वो अपना संसाधन से ही कार्य चला सकती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब केंद्र के पास राज्य का पैसा है, उस पैसे को मांगने की बजाय आप कर्जा ले रहे हैं। और आप जब कर्जा ले रहे हैं तो आपको भी यह चीज पता था चुनाव से पहले कि सरकार की वित्तीय स्थिति क्या है, आपको कर्ज लेना पड़ेगा। तो फिर आप ऐसे लोक लुभावन वादे क्यों लेकर के आए जिससे आपको कर्ज लेना पड़े और प्रदेश की जनता को कर्जा भी न मिलना पड़े। तो जावेद जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है ना कि ये जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात आपने कही, अच्छी बात है, और ये अच्छा भी है कि आपने बोनस की राशि देने की बात की, इससे आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से सुधरी है। लेकिन इसका एक डाइवर्स इफेक्ट ये पड़ा है कि आज अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ का जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें लगभग 70% में सिर्फ धान चावल उग रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में जो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए फसलों का वो हो नहीं रहा है, और ये अब एक लायबिलिटी बनते चले जा रही है। 15 लाख के करीब किसान थे, इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 25 लाख, अब शायद 27 पे पहुंच गई है। तो ये तो और खतरनाक स्थिति पर चले जाएगा जहां आपके पास वित्तीय बजट ही नहीं होगा इतना धान खरीदने के लिए, इसको एलोकेट करने के लिए। नहीं तो छत्तीसगढ़ तो शुरू से धान का कटोरा रहा है। छत्तीसगढ़ तो धान के नाम से जाने वाला। सर, पर थाली में सिर्फ चावल से काम नहीं चलेगा ना, दाल भी तो चाहिए। छत्तीसगढ़ के किसानों को, जो धान के किसान थे, उनको कृषि से दूर करने का कार्य किया अपनी गलत नीतियों की वजह से। चलिए ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं। प्रवीण जी, चर्चा हो रही है कर्ज को लेकर। आप 5 सालों तक बघेल सरकार को कोसते रहे कि देखिए कर्ज ले रहे हैं। आप भी तो ले रहे हैं। वैसे ये तो पहले ही अनुमान लगा लिया गया था जब आपका अनुपूरक बजट आया था, लेकिन आप कह रहे थे कि हम लोगों के विकास पे खर्चा करेंगे, लेकिन आपका अनुपूरक बजट उठा के देखे तो उसमें मैतारी वंदन योजना, बोनस और यही सारी योजनाओं का जिक्र है। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार करना चाहूंगा। भारत माता की जय, जय छत्तीसगढ़। और देखिए, आज एक महत्वपूर्ण विषय पर जो डिबेट हो रहा है इसके लिए आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। देखिए, पिछले 5 साल और 15 साल की तुलना करें तो 15 साल में हमने पूरे 15 साल मिलाकर 41,000 करोड़ का कर्जा लिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने केवल 5 वर्षों में 50,000 करोड़ का कर्जा लिया। और देखिए, चलिए मैं मान लेता हूँ कि कुछ राशि उन्होंने बांटी होगी, लेकिन 50,000 करोड़ में अगर मैं मान भी लूं कि कुछ लोगों को बांटा होगा तो केवल 5 या 7,000 करोड़ की राशि बांटी। बाकी राशि का उपयोग कहां गया? बाकी राशि का उपयोग इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब पिछले 15 वर्ष में सरकार थी तो इस प्रदेश को हमने IIT दिया, IIIT का जाल हमने बिछाया। 100 सीटें थी MBBS की, उसको हमने 1100 कर दिया। तो जिस प्रकार विकास की गाथा हमने बहाई थी, उस विकास की गाथा को दोबारा हम बहाने वाले हैं। लेकिन इनकी तरह नहीं, जो 50,000 करोड़ का कर्जा लेते हैं 5 साल में और उस पैसे को अपने गांधी परिवार जो इस प्रदेश को कांग्रेस का ATM बना कर रखा था, उनको भेजने का काम नहीं करेंगे, जनहित में काम करेंगे। और देखिए, अगर उस राशि का उपयोग यदि महतारी वंदन योजना के लिए या किसी जनहित की योजना के लिए होता है तो उसमें बुराई क्या है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप हिसाब दीजिए कि आपने 50,000 करोड़ का कर्जा लिया था, क्या किया उस पैसे का? आपने केवल। लेकिन प्रवीण जी, बात ये नहीं कि आप किन योजनाओं पे खर्चा कर रहे हैं, वो तो आप वादा करके आए थे, लेकिन इन्हीं योजनाओं पर जब कांग्रेस खर्चा करती थी तो अब भी आपने फिर से कह दिया कि भ्रष्टाचार हो रहा है। तो क्या ये भी याद रखना चाहिए हमें जब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पहली बार हुआ कि हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर पहुंच गया पैडी प्रोक्योरमेंट के मामले में? पूरे देश में पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ दिया, पंजाब के बाद दूसरे नंबर पर आ गया। क्या इससे भी आप इनकार करेंगे? देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हमने जब कहा कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा और साथ ही प्रत्येक एकड़ में 21 क्विंटल की खरीदी होगी, उसी के चलते आज देखिए धान का कटोरा जो लबा गया है, इसी के चलते जो है आज हम पूरे विश्व में या पूरे भारत में कह सकते हैं कि दूसरे स्थान पर आया। लेकिन मैं फिर से उस बात की मैं पुनरावृत्ति करता हूं कि यदि हम कर्ज ले रहे हैं वो कि इनकी तुलना में काफी कम है, लेकिन जनहित के कार्य में है। इन्होंने 50,000 का कर्जा लिया था, आज तक हिसाब नहीं दे पाए। मैं प्रवीण जी, एक्चुअली इस सवाल के पीछे थोड़ी मैं और डिटेलिंग देना चाहूंगा आपको। धान उगाने में छत्तीसगढ़ 7वें नंबर पर था, लेकिन धान केंद्र सरकार द्वारा खरीदने में दूसरे नंबर पर इसलिए आया क्योंकि स्टैंडर्ड और राइस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का FCCI जो तय करता है उसमें छत्तीसगढ़ अच्छा हुआ बिकॉज ऑफ इरिगेशन, जो एक बड़ा पॉइंट है जो 5 साल में बेहतर हुआ है।
और ये एक रीजन था कि पैडी प्रोक्योरमेंट में छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर गया। तो जब आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं तो क्या आप इन बातों पर भी ध्यान नहीं रखना चाहिए कि अगर चावल की उगाही बढ़ी है तो उसकी क्वालिटी में भी डेवलपमेंट हुआ है, और ये बिना राज्य सरकार के समर्थन के संभव नहीं है। देखिए, हम पिछले सरकार के प्रत्येक कार्य को नकार नहीं रहे, लेकिन मेरा बस छोटा सा प्रश्न है, इसका छोटा सा उत्तर दे दीजिए। आपने 50,000 करोड़ का कर्जा लिया था, क्या पूरे 50,000 करोड़ का आपने उपयोग कृषि के क्षेत्र में किया? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देखिए पूरे प्रदेश में पिछले 5 साल में कोई विकास का कार्य, कोई आधारभूत संरचना तो देखने को नहीं मिली। वही तो जनता जानना चाह रही थी कि पैसा गया तो गया कहां। चलिए, मैं कुछ मानता हूं कि कुछ क्षेत्र में कार्य हुआ होगा, उसको हम नकार नहीं रहे, लेकिन निष्ठा का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी जब भी आती है लोकहित में काम करती है, और ये जब भी आती है तो गांधी परिवार के हित में काम करती है। मूलभूत फर्क हमारी पार्टी और इनके पार्टी में यही है। जावेद जी जवाब दीजिए, क्योंकि ये सवाल लगातार उठता रहा है कि चलिए ठीक है आपने एक सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया लेकिन बहुत सारे सेक्टर पीछे छूट गए। इतना जो कर्ज आपने लिया उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक लगातार मुद्दा बना रहा है जिसको आपकी सरकार द्वारा दरकिनार किया गया है। देखिए क्या है अभिषेक जी, जब सरकार काम करती है, कर्ज लेती है तो किसी एक सेक्टर के लिए नहीं लेती है, हर सेक्टर के लिए लेती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से अगर आप देखेंगे तो आपको तो लगेगा कि 2014 के बाद ही आजादी मिली है देश को, उससे पहले तो देश आजाद ही नहीं था। आज ये कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि गांधी परिवार का एटीएम और भ्रष्टाचार और दुनियादारी, जिन आरोपों को लगा करके आज ये सत्ता में बैठे, आज सरकार में ये है। आप चुनौती मत दीजिए, चुनौती तो अब हमारे तरफ से आपको है। आप जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप जो कहते हैं कि हम कर्ज लेकर के भ्रष्टाचार किया, आप उसे साबित करिए, और साबित करके जो नेता जो अधिकारी भ्रष्टाचार किया उसे जेल की सलाखों के पीछे डालिए। आज बात हो रही है कि आपने 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, अब ये आपका शुरुआती साल है, ये तो शुरुआत है। आपने आरोप लगा दिया कांग्रेस के ऊपर में कि 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है बोल करके, लेकिन ये तो आपका शुरुआती साल है। आप क्या स्थायी रूप से कह सकते हैं क्या 2000 करोड़ रुपए के बाद आप 1 रुपए का कर्ज अब नहीं लेंगे प्रदेश में 5 साल में कभी भी? जावेद जी देखिए, आज अगर 2000 करोड़ रुपए के कर्ज पे अगर चर्चा हो रही है तो उसका कारण ये भी है कि इस कर्ज के दूरगामी परिणामों के बारे में राज्य सरकार सोच रही है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। राइस प्रोक्योरमेंट को लेकर इसलिए भी बोला गया कि जो आपके पास इतना एक्सेस पूल है चावल का, उसे आप कहां बेचेंगे? पिछली बार बघेल सरकार को ओपन मार्केट में उसे बेचना पड़ा था, वो भी खरीदी के दाम से कम दामों पे। ये तो स्थिति थी, तो आपने वहां घाटा खाया, वो भी कर्ज लेके आपने धान खरीदी की और उसके बाद उसको बेचा कम दामों पे। तो ये स्थिति बन गई है क्योंकि आपने उसको लेकर प्लानिंग नहीं की। देखिए, प्लानिंग का ऐसा है अभिषेक जी, जब राज्य सरकार कुछ काम करती है तो उसके साथ में जुड़ा होता है केंद्र सरकार। उसे एक उम्मीद होती है कि केंद्र सरकार से उसे उसके अधिकार का पैसा मिलेगा, लेकिन उस अधिकार का पैसा को जिस तरह से रोका गया उस वजह से प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब हुई। और क्योंकि हमने जो वादे किए थे वो वादों को हमको पूरा करना था, उसके लिए हमको कर्ज लेना पड़ा। मैं तो सवाल इनसे वही कर रहा हूं ना कि राज्य सरकार को आज कर्ज लेना क्यों पड़ रहा है, जब केंद्र सरकार अडानी अंबानी के लाखों करोड़ रुपए जो कर्ज के हैं वो माफ कर देती है, तो क्या वो अपने छत्तीसगढ़ राज्य को इतना पैसा नहीं मुहैया करा सकती क्या कि जो किए हुए वादे पूरे किए जा सके, जिसके लिए उन्हें आरबीआई से कर्ज लेना पड़ रहा हो? ठीक है प्रवीण जी जवाब दीजिए। देखिए, कहावत यहाँ पर सिद्ध होती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब इस प्रदेश में हम सत्ता में आए सेवा के लिए, तब हमें विरासत में कर्जे का बोझ मिला। 91,000 जो करोड़ रुपए का कर्जा मिला। जावेद जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप बौखला रहे हैं, मतलब निश्चित रूप से आप डरे हुए हैं। और आपके बात का उत्तर देता हूँ, आपने चैलेंज किया था, मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। देखिए, और चैलेंज को स्वीकार करते हुए देखिए, प्रदेश में जैसी भाजपा की सरकार बनी है, सबसे पहले जो सीबीआई पर बैन था वो बैन हट गया है। तो जो भ्रष्टाचार आपने किया है उसकी सघन जांच होगी। पिछले 5 सालों तक आपने प्रदेश की सीबीआई को बैन कर दिया था, वो बैन हट चुका है। अब आप कह नहीं, जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में सम्मिलित था, प्रत्येक व्यक्ति पर बड़ी दिलचस्प चीज है प्रवीण जी, यही बौखलाहट आपकी दिख रही है। आज ये सवाल उठ रहा है कि जो वादे करके बघेल सरकार आई थी कांग्रेस की 2018 में, उसके बाद वही सारे वादे तो आपने भी किए हैं। आपने जिस तरह से आप चुनाव जीते, अब उसमें अगर महतारी वंदना योजना जोड़ दे, 2-4 और योजना है। अनुपूरक बजट में भी आपने 250 करोड़ रुपए लिए हैं बेरोजगारी भत्ते के रूप में, जो भी कांग्रेस की योजना थी इसको लेकर आपने आलोचना की थी। तो मेरा वही सवाल है कि 5 साल बाद बीजेपी भी वहीं पर खड़ी होगी जहां आज कांग्रेस खड़ी है?
देखिए मैंने क्या बताया, दोनों पार्टियों में मूलभूत जो डिफरेंस है वो निष्ठा का। हमारी पार्टी राष्ट्र हित में काम करने वाली पार्टी है और इनके पार्टी जो गांधी परिवार के हित में काम करने वाली पार्टी है। देखिए हम अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की विकास की बात करते हैं, इसलिए चाहे खाद्यान्न योजना की बात करें जहां पर निःशुल्क रूप से जैसे सरकार बनी पूरे 5 साल तक लोगों को निःशुल्क रूप से अन्न मिलेगा, ये हमारी पार्टी की नियत है। लेकिन जिस प्रकार मैं कहना चाहूंगा रोटी कपड़ा मकान, चलिए ठीक है कौशल जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि ये कर्ज वाली बहस तो बहुत लंबी खिंचने वाली है और इस पे एक मोटा मोटा सवाल ये है कि आज अगर हम देखें तो हमारा जो दाल का आयात है बाहरी देशों पे, चाहे वेस्ट में ब्राजील से, दूसरी कंट्रीज में आप ले लीजिए म्यांमार से, बहुत ज़्यादा साल दर साल बढ़ता जा रहा है और इसलिए दाल आप देख रहे हैं मार्केट में किस कदर महंगा होता जा रहा है। और इसका कारण ये है कि एक जो डाइवर्सिफिकेशन किसानों में होना चाहिए गेहूं को लेकर, क्योंकि इसी पर सबसे ज़्यादा बोनस दे दिया जा रहा है, दालों पर मिल नहीं रहा, कही जा रही है बात पर मिल नहीं रहा है उतना, तो उसके चलते आज ये स्थिति है कि राज्यों के पास इतना बड़ा पूल है गेहूं और चावल का कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है इसे बेचे तो कहां बेचे। वो हालांकि अलग बात है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते एकदम से डिमांड बढ़ी थी इंटरनेशनल मार्केट में तो एक्सपोर्ट काफी अच्छा हो गया, लेकिन अब स्थिति अगर इंटरनेशनल मार्केट में सुधर गई तो राज्य सरकार क्या करेंगे इस अत्याधिक अनाज का, इन्हें कुछ नहीं पता है। अब मौजूदा स्थिति यह है कि कर्ज पे कर्ज लेने की स्थिति तो आगे हम बढ़ते हुए देखेंगे ही, क्या इसका कोई अंत नजर आ रहा है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नजर आ रही है या यही व्यवस्था चलती रहेगी डीबीटी के जो इन्होंने वादे किए हैं उसके चलते? अभिषेक जी, निश्चित तौर पर आपने जहां तक दाल की बात की है तो कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि दलहन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं और मुझे लगता है कुछ प्लानिंग चल रही है। और मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह से आप सिर्फ धान पे समर्थन मूल्य बढ़ा रहे हैं तो दूसरे जो फसल हैं, दूसरे जो दाल के अलावा चावल के अलावा जो दूसरे फसल है उनको आपको समर्थन मूल्य बढ़ाना पड़ेगा, उनको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि जो किसान है वो धान के अलावा दूसरी चीजों का भी पैदावार कर सके। क्योंकि आप सिर्फ धान ही उत्पादन करेंगे निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चिंता की विषय हो जाएगी कि हमारे पास काफी मात्रा में चावल की पैदावार होती है और उन चावल को हम खपाए कहाँ। हमारे पास इतना चावल पैदा हो जाता है, कई बार हम पिछले बार देखेंगे जो कांग्रेस सरकार थी उस समय केंद्र सरकार ने जब चावल नहीं दिया था तो उसको बाहर मार्केट में बेचना पड़ा था। अभी चूंकि केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम तो चावल लेंगे, लेकिन यदि आप दूसरे वैकल्पिक फसलों की ओर नहीं जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे जो फसल है वो काफी महंगे हो जाएंगे और लोगों पर इसका जो भार है वो बढ़ेगा। और जहां तक आपने जो डीबीटी की स्कीम की बात की, यदि राज्य सरकारों और केंद्र सरकार एक दूसरे के पूरक होते हैं, सरकारें किसी की भी हो, केंद्र में किसी की हो, राज्य में किसी को, इसका मतलब नहीं है यदि आप केंद्रीय व्यवस्था में आप भरोसा करते हैं, लोकतंत्र में आप भरोसा करते हैं तो दोनों सरकारों को सामंजस्य बनाकर काम करना होगा, क्योंकि दोनों ही सरकारें जनता के लिए बनी हुई है, कोई अपने घर के लिए काम नहीं कर रहा है। जनता उनको चुनकर भेजती है और जनता के हित के लिए आपको काम करना है। तो जिस तरह की बातें होती, यदि केंद्र और राज्य एक दूसरे के पास सामंजस्य नहीं होगा तो कैसे होगा। जहां तक पिछले सरकार कई बार आरोप लगाती कि हमारा 55,000 करोड़ रुपए का जो बकाया है केंद्र सरकार नहीं दे रही है, यदि वास्तव में वो सच था तो अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको ये बताना चाहिए कि इतना यदि बकाया है तो वो क्यों है, यदि है तो उनको मांगना चाहिए और नहीं है तो यही बताना चाहिए कांग्रेस सरकार झूठ बोलती थी। तो इसकी सच्चाई जनता को तो जानना चाहिए ना भी कि कितना बकाया पिछले सरकार का केंद्र सरकार के पास है, और है तो क्यों वापस नहीं हो रहा है। यदि वो पैसे इस राज्य को मिलते तो कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे ऐसा लगता है कि राज्य और केंद्र एक दूसरे के पूरक हैं और संघीय व्यवस्था में जब आप देश की बात करते हैं तो कोई भी सरकार हो केंद्र में चाहे राज्य में, आप जनता के हित की बात करते हैं और जनता से जुड़े मुद्दों पर काम करिए और जनहित के बारे में सोचिए, न कि सिर्फ राजनीतिक प्रोस्पेक्टस को पूरा करने के लिए। निश्चित रूप से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर नई सरकार है, राज्य से जुड़े खर्चे बहुत ज़्यादा है लेकिन जेब बहुत छोटी है और इसलिए अब हर एक कर्ज को लेकर सवाल उठेंगे, कर्ज क्यों लिया जा रहा है, उस पर कितना ब्याज है, तमाम तरह के सवाल। लेकिन जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार पर एक आर्थिक बोझ है जिससे मौजूदा सरकार को जूझना होगा और राज्य में विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए लगातार काम करना होगा। आने वाले समय में देखना होगा कि राज्य सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।